Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 8, LangGraph Core, for section Edges and Logic, Conditional Routing versus Direct Transitions. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: एक टास्क के बाद हमेशा दूसरे टास्क पर जाने और स्थिति के अनुसार अलग टास्क पर जाने के बीच क्या फर्क है? इसे कैसे लिखेंगे? आंसर: लैंग्राफ में जब हमें पहले से पता होता है कि एक नोड के बाद हमेशा कौन सा नोड चलेगा, तो हम डायरेक्ट एज का उपयोग करते हैं। इसे एड एज मेथड से बनाया जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में हमें अक्सर स्टेट के आधार पर डायनामिक फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई एरर आया है तो रिकवरी नोड पर जाएं, वरना अगले सामान्य नोड पर जाएं। इसके लिए हम कंडीशनल एज का उपयोग करते हैं। सही कोड में हमने ऐड कंडीशनल एजेस मेथड का उपयोग किया है, जहां हमने राउट लॉजिक नाम का एक फंक्शन पास किया है। ये फंक्शन करंट स्टेट को चेक करता है और अगली नोड का नाम स्ट्रिंग के रूप में लौटाता है। अगर स्टेट में एरर मिलता है तो ये फ्लो को नोड सी पर भेज देता है, वरना ये नोड बी पर जाता है। गलत तरीके में हमने सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन दिया था, जो डायनामिक डिसीजन बिल्कुल नहीं ले सकता। कंडीशनल राउटिंग हमारी एआई एजेंट को एक बहुत ही स्मार्ट और अडैप्टिव फ्लो देती है, जिससे वो रन टाइम पर अपनी दिशा बदल सकता है। क्वेश्चन: कंडीशनल राउटिंग फंक्शन से आने वाले आउटपुट को ग्राफ के असली नोड से मैप करने का सबसे सुरक्षित और सही तरीका क्या है? आंसर: जब हम कंडीशनल राउटिंग करते हैं तो राउटिंग फंक्शन जो स्ट्रिंग लौटाता है उसे ग्राफ के मौजूद नोड से जुड़ना होता है। अगर हम सिर्फ फंक्शन पास कर दें, जैसा गलत कोड में किया गया है, तो लैंग्राफ सभी नोड्स के साथ कनेक्शन मान लेता है और स्ट्रक्चर साफ नहीं रहता। प्रोडक्शन रेडी कोड लिखने के लिए हमें एक मैपिंग डिक्शनरी पास करनी चाहिए। सही कोड के उदाहरण में हमने ऐड कंडीशनल एजेस के अंदर एक डिक्शनरी पास की है। ये डिक्शनरी राउटिंग फंक्शन के आउटपुट को असली नोड के नाम से मैप करती है। जैसे अगर फंक्शन येस लौटाता है तो फ्लो सीधे प्रोसेस नोड पर चला जाएगा, और अगर नो लौटाता है तो एरर नोड पर जाएगा। इससे लैंग्राफ को पहले से पता चल जाता है कि कौन से संभावित रास्ते हैं, जिससे ग्राफ को कंपाइल और विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। आप डिक्शनरी की जगह टाइप हिंटिंग में लिटरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बड़ी कोड बेस में सुरक्षा और एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। क्वेश्चन: एजेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका काम पूरा हो गया है और उसे लूप से बाहर निकलकर यूजर को फाइनल जवाब देना है? आंसर: जब हम एआई एजेंट्स बनाते हैं तो वे अक्सर सोचने और एक्शन लेने के एक लूप में फंस सकते हैं। इसे रोकने के लिए हमें एक स्पष्ट स्टॉप कंडीशन की आवश्यकता होती है। गलत कोड में हमने एजेंट और टूल्स के बीच एक फिक्स्ड डायरेक्ट एज बना दिया है, जो कभी खत्म नहीं होगा और इन्फिनिट लूप बन जाएगा। सही तरीके में हमने लैंग्राफ की स्पेशल एंड नोड का इस्तेमाल किया है। हमने कंडीशनल राउटिंग फंक्शन शुड कंटिन्यू बनाया है। ये फंक्शन स्टेट की आखिरी मैसेज को चेक करता है। अगर एजेंट ने अपने आखिरी मैसेज में किसी टूल को कॉल नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि उसके पास यूजर को देने के लिए फाइनल जवाब तैयार है। इस स्थिति में हमारा फंक्शन एंड रिटर्न करता है, जिससे ग्राफ का फ्लो वहीं रुक जाता है। अगर टूल कॉल मौजूद है तो ये टूल्स नोड को स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ताकि लूप चलता रहे। ये कंडीशनल राउटिंग का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैटर्न है, जो सिस्टम को स्टेबल बनाता है। क्वेश्चन: एक एजेंट से दूसरे एजेंट पर कंट्रोल भेजने और साथ ही स्टेट को अपडेट करने के लिए मॉडर्न लैंग्राफ में क्या तरीका है? आंसर: मल्टी एजेंट सिस्टम्स में अक्सर हमें ना सिर्फ एक एजेंट से दूसरे एजेंट पर कंट्रोल पास करना होता है, बल्कि उसी समय स्टेट में कुछ जरूरी अपडेट्स भी करने पड़ते हैं। पुराने या गलत तरीके में राउटिंग फंक्शन सिर्फ अगली नोड का नाम रिटर्न करता था और स्टेट अपडेट करने का काम किसी दूसरे नोड को करना पड़ता था। मॉडर्न लैंग्राफ में हम कमांड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो राउटिंग और स्टेट अपडेट दोनों एक साथ कर सकता है। सही कोड में आप देख सकते हैं कि हैंड ऑफ लॉजिक फंक्शन सीधी एक कमांड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर हमने अपडेट पैरामीटर में डिक्शनरी दी है, जो स्टेट के असाइन टू फील्ड को बदल रही है, और साथ ही गो टू पैरामीटर फ्लो को सपोर्ट एजेंट नोड पर भेज रहा है। ये तरीका बहुत ही क्लीन और पावरफुल है, क्योंकि ये डायनामिक राउटिंग को स्टेट मैनेजमेंट के साथ जोड़ देता है। इससे बड़ी और कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स को मैनेज करना और किसी भी फ्लो को डीबग करना काफी आसान हो जाता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 8, LangGraph Core, for section Cycles in AI, Why Loops Are Critical for Reasoning. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: साधारण DAG आर्किटेक्चर की तुलना में LangGraph में साइकिल्स या लूप्स का क्या फायदा है? हम इन्हें कब इस्तेमाल करते हैं?
जब हम साधारण डैग फ्रेमवर्क या चेन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लूप्स बनाने की कोई भी सुविधा नहीं होती है। डेटा हमेशा एक ही दिशा में बहता है, जिससे मॉडल अपनी ही गलतियों को दोबारा जांच या सुधार नहीं सकता। लैंग ग्राफ हमें साइकिल्स बनाने की पूरी आजादी देता है, जो एक असली और स्मार्ट एआई एजेंट के लिए सबसे अहम जरूरत है। कोड के गलत तरीके में सिर्फ एक सीधा चेन है जो एक बार चलकर रुक जाता है। सही तरीके वाले कोड में हमने टूल्स नोड को वापस एलएलएम नोड से जोड़ दिया है, जिससे एक बेहतरीन फीडबैक लूप बन जाता है। इसके साथ ही हमने टूल कंडीशन के आधार पर कंडीशनल एजेस का इस्तेमाल किया है। जब एलएलएम कोई टूल कॉल करता है तो उसका रिजल्ट वापस मॉडल के पास आता है और मॉडल उस नई डेटा को एनालाइज करके अपना अगला कदम तय करता है। इस तरह की इटरेटिव प्रोसेस और साइक्लिक बिहेवियर के बिना हम कभी भी ऑटोनॉमस एजेंट्स नहीं बना सकते जो खुद सोचकर टास्क पूरा करते हों। लूप से मॉडल को सोचने का मौका मिलता है। क्वेश्चन: लैंग ग्राफ लूप्स में इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन से बचने के लिए एलएलएम स्टॉप कंडीशन कैसे तय करता है? किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स चलाते समय एक स्टॉप कंडीशन का होना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि कोड कभी भी इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। लैंग ग्राफ के एजेंटिक आर्किटेक्चर में ये मुश्किल काम कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं, बल्कि खुद एलएलएम अपने दिमाग से करता है। गलत कोड में एक साधारण व्हाइल लूप है जो एआई को कोई भी कंट्रोल नहीं देता और सिस्टम क्रैश कर सकता है। सही कोड में हमने एक कस्टम राउटिंग फंक्शन बनाया है जिसे कंडीशनल एज में पास किया गया है। ये फंक्शन हमेशा ग्राफ की स्टेट से वो आखिरी मैसेज निकालता है जो एलएलएम ने अभी जनरेट किया है। अगर उस मैसेज के अंदर कोई भी टूल कॉल की डिमांड मौजूद है तो इसका मतलब है कि मॉडल को और जानकारी चाहिए और लूप टूल्स नोड की तरफ वापस चला जाता है। लेकिन अगर टूल कॉल नहीं है तो इसका सीधा अर्थ है कि मॉडल ने अपना पूरा काम कर लिया है और उसे फाइनल जवाब मिल गया है। ऐसे में हम फ्लो को एंड नोड पर भेजकर लूप को सुरक्षित तरीके से रोक देते हैं। ये डायनामिक सिस्टम एआई को पूरी तरह से ऑटोनॉमस बनाता है। क्वेश्चन: रिएक्ट आर्किटेक्चर में थॉट और एक्शन का साइकिल कैसे काम करता है और लूप्स इसमें क्या भूमिका निभाते हैं? आंसर: रिएक्ट यानी रीजन और एक्ट पैटर्न पूरी तरह से साइक्लिक एग्जीक्यूशन पर टिका हुआ है। इसमें एआई पहले किसी समस्या पर गहराई से सोचता है, फिर जरूरत पड़ने पर कोई बाहरी टूल चलाता है और फिर टूल से मिले नए आउटपुट को ऑब्जर्व करके अपनी आगे की रणनीति के लिए दोबारा सोचता है। सही कोड में हमने इस पूरे डायनामिक फ्लो को स्टेट ग्राफ के जरिए बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से बनाया है। हमने दो मुख्य नोड्स बनाए हैं, एक रीजन जो हमारा एलएलएम है और दूसरा एक्ट जो सारी टूल्स को चलाता है। सबसे अहम हिस्सा कोड की आखिरी लाइन है, जहां हम एक्ट नोड को वापस रीजन नोड से जोड़ रहे हैं। यही वो जरूरी लूप है जो असली मैजिक करता है। जब टूल अपना काम खत्म कर लेता है तो उसका सारा नया रिजल्ट वापस एलएलएम के पास जाता है, ताकि वो उस नए डेटा के आधार पर अपना अगला एक्शन तय कर सके। अगर ये लूप नहीं होता तो मॉडल सिर्फ एक बार टूल कॉल करके ही रुक जाता। लूप्स की वजह से ही एआई जटिल सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाता है। क्वेश्चन: अगर कोई टूल फेल हो जाए या गलत डेटा दे दे तो साइक्लिक लूप्स का इस्तेमाल करके एजेंट इसे कैसे सुधारेगा? आंसर: किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टूल्स का फेल होना या बाहरी एपीआई का टाइम आउट एरर देना बहुत ही आम बात है। अगर हम बिना लूप वाला सिंगल पास डैग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी एरर आने पर हमारा पूरा सिस्टम वहीं क्रैश हो जाएगा। लेकिन लैंग ग्राफ में साइकिल्स और लूप्स होने की वजह से हम एरर रिकवरी और सेल्फ करेक्शन जैसे एडवांस्ड फीचर्स बहुत ही आसानी से लागू कर सकते हैं। सही कोड में देखिए, हमने एक कस्टम फंक्शन बनाया है जो टूल के चलने के बाद सीधे स्टेट में एरर को चेक करता है। अगर टूल ने कोई भी एरर रिटर्न किया है तो हम लूप को तुरंत खत्म करने के बजाय फ्लो को वापस रीजन नोड यानी एलएलएम के पास भेज देते हैं। ग्राफ की स्टेट में एरर का पूरा मैसेज भी होता है, जिसे एलएलएम पढ़कर तुरंत समझ जाता है कि पिछले टूल कॉल में क्या गड़बड़ हुई थी। फिर मॉडल अपनी समझ से या तो गलत पैरामीटर्स को ठीक करके टूल को दोबारा कॉल करता है या फिर काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव टूल का इस्तेमाल करता है। ये साइक्लिक अप्रोच हमारे एजेंट को स्मार्ट बनाती है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 8, LangGraph Core, for section Persistence and Checkpointing, Saving Agent State Across Sessions. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: मल्टीपल यूजर्स के साथ चैट करते समय एजेंट उनकी पिछली बातें कैसे याद रखता है? थ्रेड आईडी और चेक पॉइंटर क्या है? आंसर: लैंग ग्राफ में चेक पॉइंटर का इस्तेमाल एजेंट की स्टेट को सेव करने के लिए होता है। जब भी एजेंट कोई काम या नोड पूरा करता है तो बैकग्राउंड में उसका एक स्नैपशॉट सेव हो जाता है।
अलग अलग यूजर्स की बातों को अलग रखने के लिए हम थ्रेड आईडी का उपयोग करते हैं। गलत तरीके में लोग सीधे ग्लोबल लिस्ट में पुरानी बातें जोड़ते हैं, जिससे मेमोरी भर जाती है और सिस्टम अलग यूजर्स के बीच कंफ्यूज हो जाता है। सही कोड में हमने मेमोरी सेवर को इनिशियलाइज करके ग्राफ को कंपाइल करते समय पास किया है। जब हम ग्राफ को इन्वोक करते हैं तो एक कॉन्फिग डिक्शनरी देते हैं जिसमें यूनिक थ्रेड आईडी होती है। सिस्टम अपने आप उस थ्रेड आईडी का पिछला स्टेट निकालता है और नए मैसेज के साथ जोड़कर मॉडल को देता है। इससे एजेंट हर यूजर की बातों को बिना किसी रुकावट की याद रख पाता है और बातचीत एकदम नेचुरल लगती है। अगर बीच में कोई रुकावट आ भी जाए तो चेक पॉइंटर की मदद से हम वहीं से काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ये फीचर किसी भी रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम को बहुत ज्यादा रिलायबल और यूजर फ्रेंडली बनाता है। क्वेश्चन: अगर लंबा काम करते हुए एपीआई फेल हो जाए तो शुरू से काम किए बिना एजेंट को फेलियर पॉइंट से कैसे रिज्यूम करें? ये प्रोडक्शन एप्लीकेशंस की बहुत आम समस्या है। जब भी हमारा एजेंट कोई बड़ा काम कर रहा होता है और अचानक नेटवर्क एरर आ जाए तो पूरा काम दोबारा करना बहुत महंगा पड़ता है और समय भी बर्बाद होता है। लैंग ग्राफ के चेक पॉइंट्स यहाँ बहुत काम आते हैं। चेक पॉइंटर हर सुपर स्टेप या नोड के बाद स्टेट का स्नैपशॉट लेता है। कोड के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हमने गेट स्टेट हिस्ट्री का इस्तेमाल करके पुरानी स्टेट्स की लिस्ट निकाली है। हर स्नैपशॉट में एक यूनिक चेक पॉइंट आईडी होती है। जब हमें किसी खास पॉइंट से काम दोबारा शुरू करना होता है तो हम अपनी कॉन्फिग डिक्शनरी में थ्रेड आईडी के साथ वो पुरानी चेक पॉइंट आईडी भी पास कर देते हैं। इस तरह ग्राफ को पता चल जाता है कि उसे एकदम जीरो से शुरुआत नहीं करनी है, बल्कि सीधे उसी नोड से काम आगे बढ़ाना है जहां पिछली बार एरर आया था। इससे समय और एपीआई टोकन दोनों की भारी बचत होती है और सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल बनता है। इसे हम स्टेट रीहाइड्रेशन भी कहते हैं, जो एजेंट को बहुत स्मार्ट बनाता है। क्वेश्चन: एजेंट को किसी नोड पर रोककर यूजर से अप्रूवल लेना है और स्टेट का डेटा मैन्युअली अपडेट करना है, ये कैसे करेंगे? आंसर: जब हम कोई ऐसा एजेंट बनाते हैं जो डेटाबेस में कुछ डिलीट या मॉडिफाई करने वाला हो तो उसे बिना पूछे सीधे रन करना काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम ह्यूमन इन द लूप का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। हम ग्राफ में किसी खास नोड पर इंटरप्ट लगाकर एजेंट को रोक देते हैं। इस रुकी हुई स्थिति में चेक पॉइंटर पूरा स्टेट सुरक्षित रखता है। अगर यूजर को लगता है कि एजेंट ने कुछ गलत समझ लिया है या किसी पैरामीटर की वैल्यू बदलनी है तो हम अपडेट स्टेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सही कोड में देखिए, हमने कॉन्फिग पास करके सीधे स्टेट डिक्शनरी में एक नई वैल्यू अपडेट कर दी है। इसके बाद जब हम ग्राफ को दोबारा इन्वोक या रिज्यूम करते हैं तो वो इस नए और अपडेटेड डेटा के साथ आगे बढ़ता है। गलत तरीके में लोग पूरे ग्राफ को फिर से नया इनपुट देकर चलाते हैं, जो पुरानी मेहनत को बर्बाद कर देता है। ये फीचर एजेंट को कंट्रोल करने और सुरक्षित तरीके से काम करवाने के लिए सबसे जरूरी है। क्वेश्चन: प्रोडक्शन सर्वर पर हजारों यूजर्स के लिए मेमोरी सेवर क्यों फेल होता है? पोस्टग्रेस सेवर को सही तरीके से कैसे लगाएं? आंसर: जब हम अपने सिस्टम को लोकल मशीन पर टेस्ट करते हैं तो इन मेमोरी सेवर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन लाइव सर्वर पर जाती है, जहां हजारों लोग एक साथ चैट कर रहे होते हैं, तो मेमोरी सेवर बुरी तरह फेल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सारा डेटा सिर्फ रैम में रखता है। सर्वर रीस्टार्ट होते ही सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है और अलग अलग सर्वर्स के बीच डेटा कभी सिंक नहीं हो पाता। सही कोड वाले उदाहरण में हमने पोस्टग्रेस सेवर का इस्तेमाल किया है, जो एक रिलायबल और स्टेबल डेटाबेस है। हम पोस्टग्रेस सेवर क्लास को डेटाबेस के कनेक्शन के साथ इनिशियलाइज करते हैं और उसे ग्राफ कंपाइल करते समय चेक पॉइंटर के रूप में पास कर देते हैं। एसिंक्रोनस काम के लिए हम इसका एसिंक वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हर थ्रेड और उसका स्नैपशॉट डेटाबेस की टेबल में हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। चाहे सर्वर क्रैश हो जाए या आप एप्लीकेशन को कितना भी स्केल करें, हर यूजर का स्टेट हमेशा सेफ रहता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 8, LangGraph Core, for section Time Travel Debugging by Rewinding Graph History. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: मेरे 5-step एजेंट में तीसरे स्टेप पर बग आ गया। बिना फिर से रन किए मैं पुरानी स्टेट्स को कैसे देख सकता हूँ? आंसर: जब हम लैंग्राफ में कोई कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप एजेंट बनाते हैं तो किसी बीच के स्टेप में बग आना बहुत आम बात है। ऐसी स्थिति में पूरे ग्राफ को दोबारा रन करना समय और एपीआई कॉस्ट दोनों की भारी बर्बादी है। लैंग्राफ हमें टाइम ट्रैवल की बेहतरीन सुविधा देता है। इसके लिए बैकग्राउंड में चेक पॉइंटर हर एक सुपर स्टेप के बाद ग्राफ की पूरी स्टेट का स्नैपशॉट सेव कर लेता है।
सही कोड के उदाहरण में देखिए, हमने गेट स्टेट हिस्ट्री फंक्शन का उपयोग किया है, जिसमें हम थ्रेड आईडी वाला कॉन्फ़िग पास कर रहे हैं। इससे हमें उस सेशन की सारी पुरानी स्टेट्स मिल जाती हैं। ध्यान रहे कि ये लिस्ट हमेशा उल्टे क्रम में आती है, यानी सबसे नया स्नैपशॉट 0 इंडेक्स पर होता है। अगर आपको तीसरे स्टेप की स्टेट देखनी है तो आप लिस्ट में पीछे जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उस समय स्टेट में कौन सा डेटा या मैसेज गलत पास हुआ था। बिना पूरा सिस्टम चलाए हम आसानी से पास्ट में जाकर डीबगिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ और फास्ट हो जाता है। क्वेश्चन: मुझे अपने ग्राफ को एक पुरानी चेक पॉइंट से दोबारा रन करना है। पास्ट स्टेट से एग्जीक्यूशन कैसे रीस्टार्ट करेंगे? आंसर: जब हम टाइम ट्रैवल फीचर से किसी पुरानी चेक पॉइंट को खोज लेते हैं तो कई बार हमें ग्राफ को उसी जगह से दोबारा चलाकर देखना होता है कि सिस्टम आगे कैसे बर्ताव करता है। इसे हम स्टेट रीप्ले कहते हैं। कोड के उदाहरण में सबसे पहले हम थ्रेड आईडी का उपयोग करके हिस्ट्री निकालते हैं और उस स्पेसिफिक पुरानी चेक पॉइंट का कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट अलग कर लेते हैं। इस कॉन्फ़िग के अंदर थ्रेड आईडी के साथ साथ एक यूनिक चेक पॉइंट आईडी भी होती है, जो एग्जीक्यूशन के उस खास पल को दर्शाती है। जब हम ग्राफ की इन्वोक मेथड में नई इनपुट की जगह नन पास करते हैं और साथ में ये पुरानी कॉन्फ़िग देते हैं, तो ग्राफ तुरंत समझ जाता है कि उसे नया डेटा नहीं लेना है, बल्कि पुरानी स्थिति से ही आगे बढ़ना है। ये एकदम वैसा ही है जैसे हम कोई वीडियो गेम किसी पुराने सेव पॉइंट से रीस्टार्ट करते हैं। इस पावरफुल तकनीक का उपयोग करके आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि पुरानी स्टेट के बाद आने वाले नोट्स कैसा आउटपुट देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग वाले एजेंट्स को डीबग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। क्वेश्चन: पुरानी चेक पॉइंट में गलत डेटा था। टाइम ट्रैवल के जरिए उस डेटा को मॉडिफाई करके नया पाथ या फोक कैसे बनाएंगे? आंसर: लैंग ग्राफ में टाइम ट्रैवल का सबसे धांसू फीचर सिर्फ पुरानी स्टेट को देखना या रिप्ले करना ही नहीं है, बल्कि उसे बदलकर एक नया एग्जीक्यूशन पाथ बनाना है, जिसे हम फोक करना कहते हैं। मान लीजिए पिछले किसी स्टेप में एलएलएम ने कोई गलत टूल कॉल कर दिया था या खराब डेटा पास किया था। आप उस पुरानी चेक पॉइंट पर जाकर स्टेट को अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। सही कोड में हमने ग्राफ के अपडेट स्टेट फंक्शन का उपयोग किया है। इसमें हम पुरानी चेक पॉइंट की कॉन्फ़िग और वो नया डेटा पास करते हैं जिसे हम सुधारना चाहते हैं। जैसे ही हम ये कमांड रन करते हैं, लैंग ग्राफ उसी पुरानी जगह से एक नई चेक पॉइंट बना देता है, जो एक नई ब्रांच या फोक की तरह काम करती है, और इसका ओरिजिनल हिस्ट्री पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। इसके बाद जब आप इन्वोक मेथड कॉल करते हैं तो ग्राफ उस सुधारी हुई डेटा के साथ बिल्कुल नई दिशा में आगे बढ़ता है। ये फीचर तब बहुत काम आता है जब हम सिस्टम को उसकी गलती सुधार कर सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, जिससे एजेंट की परफॉर्मेंस में भारी सुधार होता है। क्वेश्चन: एजेंट ने खराब प्लान बनाया जिसे यूजर ने रिजेक्ट कर दिया। मैं टाइम ट्रैवल का यूज करके उसे नया प्लान कैसे बनाने दूं? आंसर: एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में अक्सर हम ह्यूमन इन द लूप का प्रयोग करते हैं, ताकि एआई कोई गलत या नुकसानदायक कदम न उठाए। जब एजेंट कोई प्लान बनाता है और रिव्यू के दौरान यूजर को वो पसंद नहीं आता, तो हमें पूरा प्रोसेस स्क्रैच से शुरू करने के बजाय टाइम ट्रैवल का स्मार्ट इस्तेमाल करना चाहिए। कोड के उदाहरण में हम सबसे पहले उस चेक पॉइंट का कॉन्फ़िग निकालते हैं जो खराब प्लान जनरेट होने से ठीक पहले सेव हुआ था। अब हम ग्राफ के इन्वोक मेथड में नन पास करने के बजाय एक नया मैसेज पास करते हैं, जिसमें हम एलएलएम को और बेहतर और सटीक इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब हम ये नया इनपुट पुरानी चेक पॉइंट कॉन्फ़िग के साथ पास करते हैं, तो सिस्टम पुरानी स्थिति को मेमोरी में लोड करता है, उसमें हमारे नए फीडबैक मैसेज को जोड़ता है और फिर ग्राफ को आगे बढ़ा देता है। इससे एलएलएम को हमारा नया डायरेक्शन मिल जाता है और वो अपनी गलती सुधार कर एक नया और बेहतर प्लान जनरेट करता है। इस तरीके से हम एजेंट को रियल टाइम में गाइड कर सकते हैं, बिना उसकी पुरानी मेहनत को खोए। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 8, LangGraph Core, for section Human in the Loop, HITL, Interrupts and Manual Approval Nodes. Full learning material is available on quicktechie.com. Question: अगर मुझे किसी नोड के बीच में यूजर से अप्रूवल लेना हो तो क्या तरीका है? हम ग्राफ को कैसे रोक सकते हैं? आंसर: जब हम प्रोडक्शन सर्वर पर अपना एआई सिस्टम डिप्लॉय करते हैं तो हम सीधा इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे थ्रेड को ब्लॉक कर देगा और सर्वर डाउन हो सकता है। इसके बजाय लैंग्राफ हमें इंटरप्ट फंक्शन देता है। कोड में देखिए, सही तरीके में हमने लैंग्राफ टाइप से इंटरप्ट को इंपोर्ट किया है। जब ये नोड रन होता है और इंटरप्ट फंक्शन कॉल होता है, तो लैंग्राफ तुरंत एक ग्राफ इंटरप्ट एक्सेप्शन रेज करता है और बैकग्राउंड में चेक पॉइंटर की मदद से पूरे ग्राफ की स्टेट को डेटाबेस या मेमोरी में सुरक्षित सेव कर लेता है।
इसका मतलब है कि सिस्टम ब्लॉक नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह रुक जाता है और सर्वर के रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। अब आप यूजर को फ्रंट एंड पर मैसेज दिखा सकते हैं कि अप्रूवल पेंडिंग है। यूजर के पास सोचने के लिए कितना भी समय हो सकता है। जब यूजर अपना फीडबैक देता है तो सिस्टम सेव की गई स्टेट को वापस लोड करता है और ठीक उसी लाइन से एग्जीक्यूशन शुरू करता है जहां वो रुका था। ये अप्रोच मल्टी टेनेंट सर्वर के लिए एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन, इंटरप्ट के बाद यूजर ने अपना फीडबैक दे दिया है, अब हम उसी रुकी हुई स्टेट से ग्राफ को फिर से कैसे शुरू करेंगे? आंसर, जब ग्राफ इंटरप्ट होकर रुक जाता है तो उसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए हमें कमांड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोड के उदाहरण में देखिए कि हमने लैंग्राफ टाइप से कमांड को कैसे यूज किया है। जब हमें यूजर का जवाब फ्रंट एंड से मिलता है, जैसे कि अप्रूव या रिजेक्ट, तो हम उसे ग्राफ की स्ट्रीम या इन्वोक मेथड में सीधा डेटा की तरह पास नहीं करते। इसके बजाय हम उसे कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर रिज्यूम पैरामीटर में रखकर पास करते हैं। साथ ही हमें वही थ्रेड आईडी भी कॉन्फ़िग में देनी होती है ताकि लैंग्राफ को पता चल सके कि किस सेशन को लोड करना है। जैसे ही ये कमांड सिस्टम में जाती है, बैकग्राउंड में लैंग्राफ उसी रुकी हुई स्टेट को डेटाबेस से बाहर निकालता है और इंटरप्ट फंक्शन में यूजर का जवाब डाल देता है। इससे उस फंक्शन को एक रिटर्न वैल्यू मिल जाती है और आपका नोड अपना आगे का लॉजिक पूरा कर पाता है। ये तरीका बहुत ही सुरक्षित है क्योंकि इससे कोई भी नया नोड ट्रिगर होने के बजाय उसी नोड की रुकी हुई प्रक्रिया पूरी होती है और डेटा बिल्कुल करप्ट नहीं होता। क्वेश्चन, मुझे टूल कॉल होने से ठीक पहले अप्रूवल चाहिए, क्या हमें कस्टम नोड बनाना पड़ेगा या कोई इनबिल्ट फीचर मौजूद है? आंसर, अगर आपको किसी टूल के एग्जीक्यूट होने से बिल्कुल पहले ग्राफ को रोकना है तो आपको कोई अलग से कस्टम नोड या इंटरप्ट फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। लैंग्राफ हमें स्ट्रीम और इन्वोक मेथड्स के अंदर ही इंटरप्ट बिफोर का एक शानदार इनबिल्ट फीचर देता है। कोड के उदाहरण पर ध्यान दें। हमने स्ट्रीम मेथड में इंटरप्ट बिफोर पैरामीटर में टूल्स पास किया है। इसका मतलब है कि जैसे ही एलएलएम टूल कॉल जनरेट करेगा और राउटिंग टूल्स नोड की तरफ जाने लगेगी, लैंग्राफ वहीं पर एग्जीक्यूशन रोक देगा और स्टेट को सेव कर लेगा। इसके बाद आप फ्रंट एंड पर दिखा सकते हैं कि मॉडल कौन सा टूल और पैरामीटर इस्तेमाल करने वाला है। अगर इंसान उस एक्शन को सही मानता है तो आप उसी थ्रेड आईडी के साथ दोबारा स्ट्रीम मेथड कॉल करते हैं, लेकिन इस बार इनपुट में नन पास करते हैं। नन पास करने का मतलब है कि कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि सिस्टम को अपनी पुरानी जगह से ही काम फिर से शुरू करना है। ये फीचर सिक्योरिटी, डेटाबेस अपडेट्स और पेमेंट्स जैसे रिस्की ऑपरेशंस के लिए बहुत काम आता है। क्वेश्चन, मैंने अपने ग्राफ में इंटरप्ट लगाया है लेकिन रन करते वक्त एरर आ रही है, क्या हम बिना चेक पॉइंटर के इसे चला सकते हैं? आंसर, ये एक बहुत ही आम गलती है जो डेवलपर्स शुरुआत में करते हैं। इसका सीधा जवाब है नहीं। आप बिना चेक पॉइंटर के इंटरप्ट या ह्यूमन इन द लूप का कोई भी फीचर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण बहुत ही लॉजिकल है। जब इंटरप्ट कॉल होता है तो ग्राफ पूरी तरह से रुक जाता है और पाइथन प्रोसेस मेमोरी से बाहर आ जाती है। अगर आपने चेक पॉइंटर नहीं लगाया है तो लैंग्राफ के पास इस रुकी हुई अवस्था को सेव करने की कोई जगह नहीं होगी और सारा डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जब वो दोबारा शुरू करने की कोशिश करेगा तो उसे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा और सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सही कोड में हमने लैंग्राफ से मेमोरी सेवर को इंपोर्ट किया है और उसे builder.compile में पास किया है। ये मेमोरी सेवर ग्राफ के हर एक नोड के रन होने के बाद उसकी पूरी स्टेट की एक स्नैपशॉट ले लेता है, जिसे हम थ्रेड आईडी के जरिए ट्रैक करते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम मेमोरी सेवर की जगह पोस्टग्रेस सेवर का इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्वर रीस्टार्ट होने पर भी हमारा रुका हुआ टास्क सुरक्षित रहे।